तो आज की सबसे बड़ी गहमा-गहमी तो ये है कि एक औपचारिकता जो होती है, प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को जाकर सौंपा और फिर अभी वो नए प्रधानमंत्री के चयन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेंगे और फिर वो पेशकश करेंगे सरकार बनाने की। और सबसे बड़ी बात कौन-सी तारीख रोमिता दी 8 कयास लगाए जून जा रहे देखिए हैं? 8 जून सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये वो दिन हो सकता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है क्योंकि खबर ये है कि 7 जून को उनकी तरफ से पहले सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और ये दावा वो तब पेश करेंगे जब उन्हें जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं, जो घटक दल है एनडीए के, उनका समर्थन पत्र मिल जाएगा। उसके बाद ही ये बिल्कुल। जो दावा है वो पेश किया जा सकता है। अब सबकी नजरें देखिए पयोधी आज होने वाली एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठक पर है जो अब से कुछ घंटों में होने वाली किस-किस है। कितने-कितने बजे दोनों की बैठक होगी रोमिता, कि वो भी बता दीजिए बैठक जो दर्शकों? है वो फिलहाल जो समय है वो 7 और 8 बजे का बताया जा रहा है कि दोनों की जो बैठक है वो इसी समय लगभग हो सकती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की आज सुबह एक तस्वीर सामने आई थी जिसके बाद कयासों का बाजार जो है वो गर्म हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट से दिल्ली आए हैं। हालांकि दोनों के दिल्ली आने का मकसद अलग अलग है। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव की मौजूदगी इस वक्त दिल्ली में है। अब जब ये बैठक होगी तो तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि आप दोनों एक साथ आए हैं और सरकार को लेकर क्या सोचा है, तो उन्होंने बोला कि धैर्य रखिए, अभी बहुत कुछ बदलने वाला है। नीतीश कुमार की तरफ से एक बात बोली गई कि सरकार तो बन ही रही है। बिल्कुल। और चंद्रबाबू नायडू भी आ चुके हैं और अब आपको ये देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। हालाँकि नीतीश कुमार को लेकर सोशल मीडिया पर कितने मीम्स बन रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पलटू राम है, कहीं पलट तो नहीं जाएँगे। लेकिन नीतीश कुमार ने एक संकेत ये दिया जब उन्होंने कहा कि सरकार तो बनेगी ही। लेकिन इस बयान के मायने अपने आप में कई निकल रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है किस तरह से पूरा जो एक ढांचा है आने वाले मंत्रिमंडल में और आने वाली सरकार का, वो किस तरह का होगा। लेकिन अभी ये स्पष्ट जहां तक है आज शाम को बैठकों के बाद हो जाना चाहिए, इंडिया गठबंधन की बैठक भी और एनडीए की बैठक के बाद भी, कि कौन किसके साथ जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू के लिए कहा जा रहा है 5 से 6 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिनकी डिमांड वो कर सकते हैं। स्पीकर पद, आप याद रखिएगा, इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि स्पीकर पद की चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से इतिहास में डिमांड की गई थी और दिया भी गया था। जब उन स्पीकर का निधन हो गया था तो उसके बाद दोबारा से उन्हीं की पार्टी का स्पीकर रखा गया था। तो अब बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि क्या स्पीकर पद कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में बीजेपी है। अगर बड़े मंत्रालय भी वो देती है, जैसे गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इन पर बात कर सकते हैं। अगर आप देखिए बड़े बड़े मंत्रालय, रोमिता, देखिए बंटवारा रक्षा यहाँ पर इस मंत्रालय, तरीके से भी होगा कि अगर टीडीपी भी बड़े मंत्रालयों की मांग करती है, नीतीश हाँ, कुमार भी बड़े मंत्रालयों की मांग करते हैं, तो क्या बीजेपी उस सिचुएशन में है कि वो उन बड़े मंत्रालयों को इन क्षेत्रीय दलों को सौंपेंगी? और अगर सौंपती है तो फिर क्या रहता है फॉर्मूला मंत्रिमंडल का, ये भी जरूर देखना होगा। हमारे साथ यहाँ पर हमारे कुछ सहयोगी भी हैं जो और करीब से समझते हैं यहाँ की राजनीति को और अभी जो करंट सिचुएशन है, जो फिलहाल राजनीतिक समीकरण है पयोधी, हाँ, बिल्कुल। उसको लेकर। अच्छा, हमारे साथ हैं इस वक़्त नवीन कुमार, जो हमारी सोशल मीडिया टीम देखते हैं, एडिटर हैं। और नवीन, आप ये बताइए मुझे, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, हमने पंजाब को लेकर बात की, जब एग्ज़िट पोल हम दिखा रहे थे, हमने यूपी को लेकर बात की थी, पूर्वांचल को लेकर बात की थी, लेकिन हमारे जितने भी एग्ज़िट पोल थे, वो अप टू द मार्क नहीं थे। पंजाब में तो खाता ही नहीं खुला। बहरहाल, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं आज के समीकरण, क्या कह रहे हैं आपके समीकरण? आप सोशल मीडिया लगातार फॉलो कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं अभी, क्या ऑब्जर्वेशन है? ट्रेंड क्या है बेसिकली? इस वक्त ट्रेंड जो है वो यही है कि इंडिया गठबंधन जो है वो किस तरीके से नीतीश कुमार और नायडू को अपने खेमे में लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। देखिए, तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र उसमें सबसे सेंटर पॉइंट बन चुका है इस वक्त। बिहार के अंदर क्योंकि नीतीश कुमार अब इधर की तरफ आ चुके हैं, हालांकि उनकी बातें जो है वो थोड़ी देर पहले क्या कहते हैं और बाद में क्या कहते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को लेकर के कोई बात हम एश्योर नहीं हो सकते कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ हम इनके साथ हैं और इनके साथ ही रहेंगे। दूसरी बात रही महाराष्ट्र, क्योंकि सेंटर पॉइंट इसलिए बन गया है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो धड़े बटे थे राजनीति के, शिवसेना में और एनसीपी के जो दो धड़े हुए थे, उन दोनों ही धड़ों ने जो जो कि मूल रूप से जो पार्टियां थी वो अलग जरूर हुई, लेकिन उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया ज्यादा सीटें ला करके। दूसरी बात, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो टीडीपी है उससे शरद पवार संपर्क में है, नीतीश कुमार से भी शरद पवार संपर्क में है, और ये दोनों ही ऐसे नेता हैं जो शरद पवार
के कद का बड़ा मान रखते हैं। राजनीति में कहते हैं कि इनको खड़ा करने में भी उन दोनों का बड़ा है। तो उतनी ही जरूरी होती है ना, जिसके पास पावर है। ठीक है, पैसा आप दिखा देंगे, पैसे के बारे में भी हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं नवीन, लेकिन बात होती है कि पावर किसके पास है। उन्हें पता है कि एनडीए के पास पावर है। अभी सबसे अच्छी पोजीशन में सबसे बड़ी पार्टी तो फिर भी बीजेपी ही है ना। देखिए, पावर की बात रही तो महाराष्ट्र में भी ऐसा था कि पावर बीजेपी के पास दिख रही थी, लेकिन शिवसेना ने अपना स्टैंड लेकर के कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर के भी सरकार बनाई। पावर बिहार के अंदर भी बीजेपी के पास ज्यादा सीटें थी नीतीश कुमार से, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। पावर की बात यहाँ नहीं है, यहाँ बात है नीतीश कुमार का स्टैंड जो है वो बीजेपी के साथ रह करके वो कैसे बदलते रहे हैं। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये बड़ा आरोप पिछली बार लगाया था कि बीजेपी के विधायक, जेडीयू के विधायकों को बीजेपी अपने में शामिल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए ही उनसे जो है संबंध विच्छेद किया था। उसके बाद जो है वो आरजेडी के साथ आए थे। और रही बात टीडीपी की, टीडीपी का पुराना इतिहास रहा है, वो दोनों ही खेमे में रहे हैं। आज उनके पास एक बेहतर ऑप्शन ये है कि टीडीपी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अब सरकार बनाने जा रही है और ये एक बहुत सालों के बाद तेलुगु देशम पार्टी की सरकार वहां आएगी। जब आंध्र प्रदेश एक साथ था उस जमाने में जब तेलुगु देशम की सरकार थी, उसको रिप्लेस किया इन्होंने, कांग्रेस ने रिप्लेस करने के बाद में फिर वहां पर विघटन, वो दो राज्य बन गए तो वहां बीआरएस बन गई और यहाँ पर वाईएसआर बन गई। तो तेलुगु देशम के हाथ में कुछ भी नहीं आया। एक लंबे अरसे के बाद आज तेलुगु देशम या नायडू के हाथ में सरकार आई है। तो नायडू सबसे पहले आंध्र पर फोकस करना चाहते हैं। 16 सीटें उनकी है, अब वो सेंटर पॉइंट है। दोनों ही पलड़ों उनके, दोनों ही हाथों में लड्डू है उनके, वो यहाँ भी जा सकते हैं और वहां भी जा सकते हैं। अपने राज्य को स्पेशल स्टेटस की मांग वो पहले से करते रहे, नीतीश कुमार भी करते रहे और ये भी करते रहे हैं। दोनों के पास एक अच्छा मौका है। 5 साल तक किसी भी दल के साथ, यदि आज एनडीए की भी सरकार बनती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो 5 साल तक चलेगी। राजनीति के जानकार इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। जिन्होंने भी पिछले 30 साल से इन दोनों नेताओं की राजनीति को देखा परखा है, वो ये बात को लेकर के एश्योर है कि आगे चल करके क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। आप जो ये बात कह रहे हैं, हम कांग्रेस जो है, कांग्रेस को हमने देखा है, कांग्रेस को सरकार अगर बीच में गिर जाती है उसके बाद सरकार में वापसी करना, अगर आपने देखा होगा इतिहास की, गठबंधन की सरकार है, अगर सपोर्ट सिस्टम है कांग्रेस के पास, किसी भी पार्टी के पास, और सरकार गिर जाती है क्योंकि अलायंस में जितने भी दल हैं वो अपना हाथ वापस ले लेते हैं, कांग्रेस को वापसी करनी आती है। हमने इतिहास में देखा है, कांग्रेस ने सरकार बनाई है। देखिए, अगर आप इस एनडीए गठबंधन की बात कर रही हैं, ये सरकार की अगर आप बात करें कि ये बन गई 8 तारीख को, मान लीजिए शपथ ग्रहण हो गया, अभी कैबिनेट के कई फैसले होने हैं, मंत्रालय को लेकर के खींचतान होनी है। बिहार का जो भी राजनीतिक दल केंद्र की सत्ता में आया है, ये इतिहास है कि उसने बड़े ही सक्षम मंत्रालय अपने हाथ में रखने की कोशिश की है हमेशा। आज आपको जो एनडीए की बैठक है उसमें क्या लग रहा है, क्या इस गुणा भाग को भी बिठाने की कोशिश होगी? पहले ये सारा कुछ सबसे पहले यही तय होगा, सबसे पहले यही तय होगा कि कौन सा मंत्रालय, अहम मंत्रालय कौन सी पार्टी रखेगी। यहाँ पर इस वक्त जो है अहम जो है किरदार वो नीतीश कुमार और टीडीपी इसलिए है, नीतीश कुमार खासतौर से इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार हिंदी पट्टी के एक नेता हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार ज्यादा कमजोर कड़ी है बीजेपी के लिए, तो उन्हें राजी रखना बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप देखिए, कल भी बीजेपी जीत तो गई है, एक 240 सीटें उनकी आई है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है नरेंद्र मोदी का, पूरी पार्टी का, जिससे कि वो एक सरकार को लेकर के आने वाले 5 सालों का एक रोड मैप तैयार कर सके। क्योंकि जादुई आंकड़ा जो 272 का आंकड़ा है वो बीजेपी अपने दम पर छूती हुई नजर नहीं आ रही है, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर है। दूसरी बात ये कि जो इंडिया गठबंधन की भी जो बात हो रही है कि वो भी अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन आज की जो कैबिनेट की बैठक होगी या जो इन राजनीतिक दलों से जो बैठक है उसके अंदर यदि कोई भी जो है फैसला नहीं हो पाता मंत्रिमंडल को लेकर के, अहम मंत्रालयों को लेकर के, तो दोनों ही नेता अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे कि वो यहाँ है या यहाँ नहीं है। अच्छा, इंडिया गठबंधन में जो बैठक हो रही है उसमें भी तो आज यही तय होना है ना कि तेजस्वी, नीतीश कुमार और टीडीपी, इन दोनों को मनाने की कवायद करनी चाहिए नहीं, क्योंकि शरद पवार, तेजस्वी यादव दोनों यही कह रहे हैं कि पहले इंडिया गठबंधन की बैठक करेंगे फिर तय करेंगे कि उनसे बात करनी है। देखिए, इसकी शुरुआत तेजस्वी यादव के बयान से हो गई। आज सुबह तेजस्वी यादव का बयान आया, उन्होंने साफ बोला कि बिहार से क्यों ना हो प्रधानमंत्री। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा का भी बयान एएनआई पे आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से जो प्रधानमंत्री के
योग्य हैं। योग्य हैं, दावेदार। पीएम मटेरियल पूरी तरह से हैं। राजनीतिक अनुभव उनका बहुत लंबा है। एक राज्य में मुख्यमंत्री वो बहुत लंबे कार्यकाल से रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठकों और इंडिया गठबंधन को बनाने और बुनने में उस पूरे बुके को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो बात अलग है कि जब उन्हें संयोजक बनाने की बात आई तो वो अलग हो गए उससे, लेकिन इसकी नींव रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज क्योंकि वो एक की फैक्टर है, किंग मेकर की भूमिका में है, तो इंडिया गठबंधन के भी जो दल हैं उनके भी सुर अचानक से बदल गए। आप ये देखिए कि इस वक्त आरजेडी जो बिहार के अंदर कांग्रेस से ज्यादा बड़ा दल थी, वो आज कांग्रेस के बराबर खड़ी हो गई है। कांग्रेस की सीटें और आरजेडी की सीटें बराबर है। मैं ये कह रही हूँ ये इतना आसान नहीं है। देखिए, हम जब बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है। आप देखिए कि बीजेपी के बराबर भी इंडिया नहीं है, इंडिया अलायंस आंकड़ों में नहीं है ना। दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप एक आकलन कर लीजिए नीतीश के और नायडू के सांसद कितने हो जाएंगे, 23। क्या फिर भी बहुमत का आंकड़ा कहाँ छू पाएगी इंडिया? कैसे? आसान नहीं है ना। चलो आप नीतीश को ले आए, आप नायडू को भी ले आए, इंडिया गठबंधन ले आता है, बट फिर भी बहुमत का आंकड़ा इनके पास नहीं आएगा। ये आपकी बात ठीक है। बहुमत का आंकड़ा आने के लिए कई ऐसे दल हैं। मैं आपको बता दूं, YSR रेड्डी है, वो कहीं भी नहीं है। उसके बाद भी 4 सांसद हैं। बीजेडी के बाद भी सांसद हैं। कई ऐसे दल हैं छोटे छोटे, और इसके साथ साथ निर्दलीय भी कई ऐसे दल हैं। ये चुनौती कई लोग हैं नवीन जी कि आप इतने सारे दलों को पूरे 5 साल तक साध के रख पाए। ये चुनौती नहीं है। ये चुनौती इंडिया के लिए, हाँ, इंडिया गठबंधन के लिए। अगर आप आपको मैं बता दूं कि जब पहली बार टीडीपी को साथ लेकर रखना, 5 साल तक सरकार चलाना बड़ा मुश्किल काम है। इंडिया को तो इतने सारे दलों को एक साथ लाना है जिनकी विचारधारा अलग है, सबकी महत्वाकांक्षा है, हाँ, सबको बनना है। विचारधारा की बात तो खैर एनडीए के अंदर भी कई सारे नेता हैं जिनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। जेडीयू की विचारधारा तो बीजेपी के साथ में यहाँ बिल्कुल दल कम होंगे, यहाँ पे दलों की संख्या कम होगी। उतने ही दल हो जाएंगे जितने वहां हैं। यहाँ पर दल कम इसलिए लग रहे हैं आपको क्योंकि अभी बीजेपी की संख्या थोड़ी ज्यादा है। जब आप देखेंगे कि जब ये एनडीए बना था, फैक्टर है ना, आप उसी को तो नकार नहीं सकते। जब ये एनडीए बना था जी। अटल बिहारी वाजपेयी के जो है कार्यकाल के दौरान, जब ये एनडीए बना था तो उस दौरान भी कई सारी पार्टियां थी। वो तो पहली गठबंधन सरकार बनी थी ना, तो ऐसा लग रहा था लोगों को कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। एक बार 13 दिन की बनी, फिर 13 महीने की बनी, फिर 5 साल आखिरकार उन्होंने किए। तो 5 साल उन्होंने किए। और दूसरी बात ये कि हमारे इस वक्त जो इंडिया गठबंधन के पास है, जो सबसे बड़ा दल है, मान लीजिए कांग्रेस है, कांग्रेस के पास पिछले 10 साल से सत्ता का सूखा केंद्र के अंदर है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस ने पीछे भी पहले भी ऐसा किया है कि जो है जब उनको लगा है कि बीजेपी कहीं से भी सरकार बनाने की कोशिश में है, तो उन्होंने जनता दल को या जन मोर्चा को, ऐसी सरकारों को उन्होंने समर्थन दिया है। हालांकि बाद में वो सरकार ज्यादा चली नहीं, ये भी साक्ष्य है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति ऐसी है कि उसके अंदर बीजेपी को रोकना इन सभी दलों की सबसे पहली प्राथमिकता है। इसलिए ये किसी भी तरीके से उसमें किसी भी तरीके की जो है समझौते करने को तैयार है। दूसरी बात ये कि जो बड़े लीडर थे इस गठबंधन के, जो बड़े लीडर है, वो इतनी बड़ी पावर में नहीं है कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर पाए। जैसे शरद पवार इस वक्त सीटों में ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका राजनीतिक वर्चस्व बहुत ज्यादा है। उद्धव ठाकरे सीटों में ज्यादा नहीं है, लेकिन वो एक कद रखते हैं, समझौता करने की कगार पर हैं। आरजेडी जो सबसे बड़ा दल माना जाता था इंडिया गठबंधन का, कि वो जब यूपीए की सरकार आई थी तो उन्होंने हर तरीके से यूपीए की पूरी सरकार को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की थी। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री होते थे, उनकी अच्छी खासी सीटें थी, 24-25 सीटें वो जीत करके आए थे बिहार में। आज उनकी वो स्थिति नहीं है, 4 सीटें उनके पास है। एक बात ये रोमिता कह रही थी, इस पे हम वाइंड अप करेंगे इसे। देखो, एनडीए में तो ये है कि अगर आप पार्टियां आपस में आ भी रही हैं तो उनके पास सीटें हैं तो वो आ रही हैं। जैसे हम आरजेडी की बात कर रहे हैं, कितनी 4 ही तो हैं, है ना। हमने अगर आप दक्षिण में बात कर रहे हैं, आप एक एक सीट वाली पार्टियां भी लेंगे तो वो है ना, छोटी छोटी पार्टियों को मिला के इंडिया एक बड़ा गठबंधन, बड़ा एक अलायंस तो बन जाएगा। चलिए आप रोकने की भी कोशिश कर लेंगे, लेकिन वो छिटक भी बहुत जल्दी जाते हैं। जो रोमिता कह रही थी, पूछने की बात ये है कि विश्वसनीयता नहीं है ना। कहाँ देखते हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ये लास्ट क्वेश्चन, इंडिया की इंडी? देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं इस वक्त एनडीए को भी स्टेबल नहीं मानता, कहीं से भी स्टेबल इसलिए नहीं मानता क्योंकि दोनों जो दल हैं वो दोनों ही दल, इन दोनों दलों के बीजेपी के से ज्यादा करीबी ना होते हुए उनके ज्यादा करीबी है। उनकी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के अगर हम बात करेंगे
तो आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो ज्यादातर करीबी उनकी उस दूसरी तरफ है, ये तो क्योंकि समय के टीडीपी साथ जो है बदलता है। नीतीश कुमार वही इंसान है जिन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी के चेहरा घोषित होने के बाद कहा था कि मैं तो एनडीए तभी छोड़कर जा तभी तभी ये एनडीए के साथ में उनका और होना क्या जो हुआ शक शुबा पैदा अब करता फिर है। क्या हुआ? फिर क्या हुआ था, वापस आए फिर वो वो? वापस आए, फिर वो राजनीति वापस में गए। ये बहुत कॉमन है कि शब्दों के साथ, हालातों के साथ आपकी जो भाषा का चयन है। जैसे कल हम चिराग पासवान को जब सुन रहे थे नवीन, तो वो आपका बार-बार धन्यवाद। मेरा मुख्यमंत्री कह के नीतीश कुमार को संबोधित करते नजर आ रहे थे, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि एक दौर ऐसा भी आया कि चिराग पासवान नीतीश कुमार एक जगह एक ही में भी नहीं पहुंचते नहीं थे। पहुंचते तो थे, शक्ल नहीं देखते थे एक ये दूसरे समय की। का चक्र है, राजनीति में कुछ लेकिन भी हो निजी सकता तौर है, पर संभावनाएं जो चिराग पासवान है वो हमेशा हमला करते रहे हैं नीतीश के ऊपर। लेकिन फिलहाल अभी उनके लिए अच्छी बात यह है, चिराग पासवान के लिए, कि उन्होंने खुद को प्रूव किया। बिल्कुल। एक यंग 5 लीडर सीटें के वो जीत के आए। तौर पर पांचों अपनी पारंपरिक जो सीट थी उसे भी उन्होंने हासिल किया, अपनी पिता की सीट को। चाचा से विवाद होने के बाद लग रहा था कि हो सकता है वोट बढ़ जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। इस वक्त वो बहुत अच्छी पोजीशन में है और वो अपने लिए हो सकता है केंद्र में भी कई संभावनाएं वो तलाशे। तो फिलहाल हमारे साथ इस डिजिटल लाइव में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ सारी नेशन अपडेट देते डिजिटल के रहेंगे। साथ बने रहिए।